नेक्स्ट देख लेते हैं हेल्थ में क्या, आयुष्मान भारत स्कीम। ठीक है, आयुष्मान भारत स्कीम। ठीक है, आयुष्मान भारत स्कीम। अब इसको क्यों लाया गया है, तो बस बेसिक फंडा याद रखो। नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी में कुछ चीज़ें बताई थी, उनमें से कुछ चीज़ों को लागू करने के लिए आपका ये आयुष्मान भारत स्कीम है। ठीक है ना, आयुष्मान भारत। तो जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की थी, 2017 की जो ये पॉलिसी थी उसी को ही काफ़ी कुछ उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये आपको आयुष्मान भारत स्कीम लाया गया। एम क्या है आयुष्मान भारत स्कीम का, कि भाई एक वेलफेयर स्टेट बनाना है और एक पॉवर्टी को ख़त्म करना। समझ में गया इसका एम क्या है? एम इसका है क्या, कि भाई एक कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर स्टेट बनाया जाए, वेलफेयर स्टेट। उसके साथ साथ एलिमिनेट किया जाए पॉवर्टी को। एलिमिनेट पॉवर्टी को कैसे एलिमिनेट करोगे? मैंने आपको बताया हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, बहुत ज़्यादा जेब से पैसा लगता है। अब वो सब लगेगा नहीं, तो उनके पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो गरीबी को हम ख़त्म कर सकते हैं। पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया, है ना, बेसिक फंडा ये है इसका। ठीक, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके लिए जाना जाता है वो क्या है, वो ये है। मेन यही चीज़ आपको ढूंढेगा वो, है ना, आंसर में कि आपने लिखा है कि नहीं। इसमें क्या किया जाता है, ये 5 लाख का कवरेज दिया जाता है। इंश्योरेंस है ये इंश्योरेंस कवरेज है, इंश्योरेंस कवरेज। ठीक, 5 लाख का इंश्योरेंस कवरेज दिया जाता है, काहे को, फॉर 10 लाख बोल रहा हूँ, फॉर 10 करोड़। ठीक है ना, लाख बोल रहा हूँ, 10 करोड़ फैमिली है, 10 करोड़ फैमिली या फिर हाउस होल्ड बोल लो उसको। ठीक, अब सोचो वन फैमिली में ऑन एन एवरेज 5 मेंबर होंगे। वन फैमिली मान के चलते हैं इंडिया में ऑन एन एवरेज कितने हैं, 5 मेंबर्स। तो ये लगभग कितने लोगों को कवर करेगा, ये करता है लगभग कवर 50 करोड़ लोगों, 50 करोड़ इंडिविजुअल्स। तो लगभग 35 से 40% पॉपुलेशन को कवर करने का इसका प्लान है। ये आइडिया कहाँ से आया सरकार को आयुष्मान भारत लाने का? ये आइडिया आता है गवर्नमेंट को, कर्नाटक गवर्नमेंट से, है ना। आइडिया कम्स फ्रॉम एक यशस्विनी स्कीम चलती है कर्नाटक में, यशस्विनी स्कीम है कर्नाटक में, इसी पैटर्न का है वो, इंश्योरेंस कवरेज के लिए है वो स्कीम। और उसके कारण क्या हो रहा है, वहीं से गवर्नमेंट को ये आइडिया लिया और उसको सरकार ने अपने में इम्प्लीमेंट करने का सोचा है। समझ में आ गया? अभी कर्नाटक में बस यशस्विनी स्कीम चल रहा था, बट ये क्या हो गया, सरकार ने इसको लॉन्च कर दिया। समझ में आ गया? तो अब देखते हैं, शायद इसमें प्रीमियम देना पड़ता है। देखो आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो ये इंश्योरेंस स्कीम है, इसमें होता क्या है आपको समझा देता हूँ। ये इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है ना, आयुष्मान भारत के तहत ये इंश्योरेंस स्कीम है। इसको बेचेगा कौन, इसका एक सेलर होगा, ठीक है ना, और कौन होगा, आप बायर होगे। बायर कौन होगा, जो इसका कस्टमर होगा, ठीक है ना, कस्टमर। ठीक, ये कस्टमर है जैसे कि लोग, और ये सेलर कौन हो जाए, जो इंश्योरेंस सेलिंग कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी होती वो इसको बेचेंगी, इंश्योरेंस कंपनी। ठीक, समझ में आ गया? ये क्या है, ये इंश्योरेंस को बेचेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, आयुष्मान भारत इंश्योरेंस। इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनको क्या करना, पे करना पड़ता है, प्रीमियम पे करना पड़ता है। समझ में आ गया? प्रीमियम, ठीक है, क्लियर है? आप इनको प्रीमियम पे करते हो, और इसके मतलब काउंटर में वो आपको क्या देंगे, आपको देंगे इंश्योरेंस कवरेज, ठीक है ना, 5 लाख तक का, 5 लाख तक का। समझा क्या? क्लियर है ना? हर एक फैमिली को 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवरेज देंगे। आपको पहले वो खरीदना पड़ेगा, आपको प्रीमियम देना पड़ता है लगभग, मेरे को जहाँ तक याद है तो इसमें शायद 1100 का प्रीमियम देना पड़ता है, ठीक है ना। 1100 का प्रीमियम दो आपको 1100 का प्रीमियम देना है साल का, और फिर वो आपको 5 लाख तक का कवरेज दे देंगे उस साल के लिए। समझ में, अगर आपका एक्सीडेंट होता है, समझ में, एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है, मतलब जो भी इसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगी,
तो ऐसे ये काम करेगा ये स्कीम, ठीक है। तो मतलब आयुष्मान भारत एक्चुअली में है क्या, आयुष्मान भारत एक तरीके से इंश्योरेंस को खरीदने वाला स्कीम है ना, इंश्योरेंस परचेज का स्कीम, समझ में। अब याद रखना है गवर्नमेंट ने ये लॉन्च तो किया था बट कुछ स्टेट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, ज्वाइन ही नहीं की, सम स्टेट रिफ्यूज, कुछ स्टेट ने रिफ्यूज कर दिया है, ठीक है ना। क्यों रिफ्यूज किया है, क्योंकि उनके स्टेट में ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम चल रही है ना, ऑलरेडी रनिंग स्कीम है, और कुछ स्टेट में तो इससे भी अच्छी स्कीम चल रही है, आयुष्मान भारत से भी। ये तो इतना प्रीमियम ले रहा, वो तो इससे भी कम प्रीमियम में 5 लाख का कवरेज दे देता, समझा क्या, ठीक है ना। कई स्टेट में मैं बता रहा हूँ आपको, कई स्टेट, सम स्टेट्स की जो स्कीम है वो तो इससे भी कम है, ठीक है ना, मतलब इससे भी अच्छी है, बेटर देन आयुष्मान भारत, ठीक। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो फैक्चुअल डिटेल है जैसे प्रीमियम वगैरह वो सब आप चेक कर लेना कितना क्या है, ठीक है ना। जो मैंने सुना था वो मैंने आपको बता दिया, श्योर नहीं हूँ मैं, आप एक बार चेक कर लेना सब जाके। वैसे वो कोई काम का नहीं है, आपको कभी ये प्रीमियम वगैरह बदलते रहती है। हाँ बस ये याद रखना कि 5 लाख तक का कवरेज देगा वो, ये नहीं बदलेगा अभी जब तक आप एग्ज़ाम दोगे, ठीक है ना। सम स्टेट्स तो भाई ये कितना लगभग 30 से 35% पॉपुलेशन को कवर करता है, लेकिन कुछ स्टेट्स की जो स्कीम्स है ना वो लगभग 75% पॉपुलेशन को अपने स्टेट की कैटर करती है, समझा क्या, अपने स्टेट की 75% पॉपुलेशन को कैटर करती है, मतलब ओवरऑल बहुत ज़्यादा कवरेज कर रही है। तो आपकी स्कीम में आने का उनको इतना लिक्रेटिव नहीं लग रहा, अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, समझ में आ गया। अब देखते हैं मेन प्रोविज़न क्या है इसके, प्रोविज़न्स पे आते हैं। प्रोविज़न्स ये है कि भाई मैंने आपको बताया 5 लाख का कवरेज दिया जाएगा, 5 लाख का कवरेज फॉर 10 करोड़ फैमिली पर एनम, हर साल के लिए, ठीक है ना, ठीक। लेकिन ये काहे के लिए देंगे, कौन सी हेल्थ केयर सर्विस के लिए देंगे, ये बात थोड़ा सा दिमाग में रखना। ये बोल तो रहे काहे के लिए, तो ये याद रखना कि फॉर जो सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर बोला था मैं, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर, समझ में गया। और उसमें भी हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा, समझ में गया, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा, एक्सपेंस, मतलब समझ रहे हो, ये इन पेशेंट के, जब आप वहाँ पर एडमिट हो गए तब की बात कर रहा है, ये इन पेशेंट कवरेज, समझ में, इन पेशेंट कवरेज ओनली, नॉट आउट पेशेंट मतलब आप घर में बीमार हो, घर से हॉस्पिटल आते जाते रह रहे हो, तब वो कवरेज नहीं देगा। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट रहोगे तब जा कर के ये कवरेज मिलेगा, मतलब जब आप हॉस्पिटल में ही रहोगे ना, जब तक आपका इलाज रहेगा तब कवर करता है, ये इसका ड्रॉबैक है, समझ में, कि नॉट आउट पेशेंट, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। इसमें होगा क्या, आयुष्मान मित्र होते हैं, आयुष्मान मित्र का कंसेप्ट है। अभी आयुष्मान मित्र क्या होते हैं, हर एक हॉस्पिटल में आप जाओ, है ना, आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे। अगर आपने आयुष्मान भारत स्कीम के तहत ये इंश्योरेंस परचेज किया है तो वो उससे रिलेटेड आपको सारी हेल्प करवाएंगे, सारा आपको सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे, सारा आपको बताएंगे कि क्या क्या करना है आपको, ताकि आपका पैसा ना लगे। सब ये इंश्योरेंस के तहत जो भी पेशेंट ने स्कीम खरीदी है उसका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ना हो, उसका पेमेंट और जो प्रोसेस होगा सब कौन बियर करेगा, जो सेलर रहेंगे इस इंश्योरेंस के, समझ में आ गया। आयुष्मान भारत क्या करेंगे, ये असिस्ट करेंगे किसको, बेनिफिशियरीज को, जिसको ये स्कीम का फ़ायदा मिलना है, ठीक है ना, बेनिफिशियरीज को इन हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल में ही वो आयुष्मान मित्र होंगे। जैसे वो होते हैं ना भाई, आप जाते हो हॉस्पिटल में तो रिसेप्शनिस्ट डेस्क होता है, वैसे इनका एक डेस्क होगा, आप बता दो कि भाई मेरा ये स्कीम है, ये आईडी है, ये मेरा ये स्कीम मैंने खरीदा था और मैं ये इलाज करने वाला हूँ, मेरे को इतना ये बता दो आप क्या क्या करना है, क्या क्या कैसा रहेगा, वो सब आपको असिस्ट कर देंगे, ठीक है ना, सारी हेल्प कर देंगे आप। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा हूँ मैं, थर्ड पॉइंट ये बोल रहा हूँ, जो भी बेनिफिशियरीज हैं उनको आयुष्मान भारत का कार्ड दिया जाएगा,
विल बी गिवन, एक आयुष्मान भारत का येलो कार्ड होगा, येलो कार्ड बोल दो उसको, गोल्डन कार्ड बोल लो, मेन गोल्डन कलर का होता है ये, जिसको गोल्डन कार्ड ही नाम से जाना जाता है। गोल्डन कार्ड काहे के लिए? फॉर स्कीम रिलेटेड पर्पस, स्कीम मतलब इंश्योरेंस के लिए, इंश्योरेंस पर्पस के लिए एक क्या कार्ड दिया जाएगा। उस कार्ड को आपको दिखाना पड़ेगा जा करके आयुष्मान मित्र को कि भाई हाँ ये लो मेरा कार्ड है, मेरा इतना खर्च कर लगने वाला है, मतलब खर्च क्या लगने वाला वो क्या बताएगा, वो तो हॉस्पिटल बताएगी, पर उसको काम बस उससे जा करके एक बार मिल लेना है आयुष्मान मित्र से, बाकी वो सारा काम आपका करवा देगा। समझ में क्या? ठीक है ना। मतलब अब देखो, अगर आपके पास ये गोल्डन कार्ड है ना, तो अब आपको मान लो आपने गोल्डन कार्ड है मतलब आपने परचेज किया होगा, आपने परचेज किया होगा क्या, आयुष्मान भारत की स्कीम को, है ना, इस स्कीम को आपने क्या किया, परचेज किया होगा। अब आप मान लो आप बीमार पड़ गए या कुछ भी, आपको सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर की सर्विस लेने की ज़रूरत पड़ गई, तो यहाँ पर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा करके भी ये सर्विस ले सकते हो, है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ये सर्विस ले सकते हो और पब्लिक में भी जा करके ले सकते हो, जहाँ चाहे वहाँ ले सकते हो, पब्लिक हॉस्पिटल, है ना। दोनों ही हॉस्पिटल में आयुष्मान मित्र रहेंगे, वो आपकी मदद करेंगे। ये नहीं कि भाई ये सरकारी स्कीम है तो सिर्फ सरकारी अस्पताल में जा करके आप ये सर्विस ले सकते हो, है ना, आप सरकारी अस्पताल में भी इवन ये सर्विस उठा सकते हो और प्राइवेट में भी उठा सकते हो। समझ में? सरकारी में तो जाओगे तो वैसे भी आपको पैसा नहीं लगने वाला है, तो वहाँ ये कार्ड तो आप वैसे भी नहीं दिखाने वाले, ठीक है ना। ये प्राइवेट को भी इंक्लूड करता है, ये बात थोड़ा सा याद रखना, आपके दिमाग में जरा सा भी क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, ये सिर्फ पब्लिक हॉस्पिटल के लिए, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो कोई भी प्राइवेट सेक्टर, है ना, प्राइवेट सेक्टर जो कि आयुष्मान भारत जो स्कीम है ना, इस स्कीम में अगर एंट्री लेता है, इस स्कीम में अगर एंट्री लेगा, है ना, पार्टिसिपेट करेगा, और जो भी इसके लिए उसका खर्चा हो रहा है, तो उसको ये माना जाएगा कि ये CSR स्पेंडिंग हो रही है, CSR स्पेंडिंग है। CSR स्पेंडिंग क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो हर कॉर्पोरेट्स को जिसका 5 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट होता है, 500 करोड़ से ज़्यादा उसका टर्नओवर है, टर्नओवर मतलब 1000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, और जो उसका ग्रॉस वैल्यू है वो आपकी लगभग 500 करोड़ के ऊपर हो, तो ऐसे कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसमें इस क्राइटेरियाज में जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर आते हैं उनको कम से कम 2% पब्लिक सेक्टर या फिर सोशल वेलफेयर के लिए खर्च करना पड़ता है। तो अगर मान लो कोई प्राइवेट सेक्टर है वो यहाँ पर एंट्री कर रहा है आयुष्मान भारत स्कीम से, तो वो मान लिया जाएगा कि वो CSR स्पेंडिंग कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसके लिए क्या बोला गया है, इसके लिए एक डेटाबेस बनाया जाएगा, ताकि जिसको भी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना है, ये स्कीम खरीदना है, वो सब कौन कौन ने लिया है, कितना स्कीम लिया है, कब लिया है, इसका सबका डाटा वहाँ पर रहने वाला, समझ में आएगा। तो एक डेटाबेस होगा, डेटाबेस फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस, ठीक है ना। प्लस ये जो स्कीम है, स्कीम बोलती है कि सारे ट्रीटमेंट बिना कैश के होगा, मतलब कैशलेस ट्रीटमेंट की बात कर रहा है, मतलब किसी को कोई पैसा ऐसा देने की बात जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस होगा, इंश्योरेंस की आपने ले ली है तो बस आप अपना इलाज करवाइए, आपको आयुष्मान मित्र जो होंगे सारा बता देंगे आपको, इलाज लेने के बाद आप अपने घर चले जाइए, जो भी इनका पैसा बन रहा है वो मतलब जो भी इंश्योरेंस प्रोवाइडर थे वो इनको पे कर देंगे। समझ में कि यहाँ पे बीच में कैश का कोई नहीं, पूरा ट्रीटमेंट कैशलेस होने वाला है, ठीक है ना। तो ये कैशलेस ट्रीटमेंट की बात करता है, कैशलेस ट्रीटमेंट मतलब समझ रहे हो, यहाँ डिजिटल एंगल आ गया, ठीक है ना, ई गवर्नेंस वाला मॉडल, ठीक है। अब इसको बोला क्या जा रहा है, देखो इसके पहले क्या चल रहा था, अर्लियर इसको जन आरोग्य योजना बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो आयुष्मान भारत के अंडर में ये जो बात कर रहे हैं ना हम लोग, ये वाला सेक्शन हेल्थ इंश्योरेंस वाला, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, ये आपका जन आरोग्य योजना, एक कंपोनेंट ये है, और दूसरा कंपोनेंट ये याद करो मैंने आपको बताया था, देखो आयुष्मान भारत स्कीम में 2 कंपोनेंट है, एक इंश्योरेंस से रिलेटेड जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, और दूसरा है प्राइमरी हेल्थ केयर से रिलेटेड। ये इंश्योरेंस वाला काहे से रिलेटेड है, सेकेंडरी एंड टर्शरी से रिलेटेड है, समझ में क्या। और ये प्राइमरी वाले से क्या रिलेटेड था, याद करो, वेलनेस सेंटर, 1.5 लाख वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे, है ना, 1.5 लाख वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे। वेलनेस सेंटर उनको एम्पावर किया गया है ना, उनको एम्पावर किया गया है कि भाई वो पहले सिर्फ वैक्सीनेशन डायग्नोस्टिक ये वाला काम करते थे, अब उनको और पावर दे दिया गया है, ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाए जाएंगे, वो सब आपको पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया है ना। तो भाई इनके इसमें भी ये वाली भी बात की गई है। अभी हम कौन सा कंपोनेंट देख रहे हैं, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था जब प्राइमरी हेल्थ केयर देख रहे थे। तो आयुष्मान भारत
जो इंश्योरेंस की बात कर रहा है वो सेकेंडरी और टर्सरी की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाने की बात कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात कर रहा है और इनको एम्पावर करने की बात कर रहा है। ये वाला हम लोगों ने देख लिया था पिछली बार, है ना। यहाँ पर इंश्योरेंस से रिलेटेड जो बात हो रही थी उसकी बात कर रहे थे, समझ में गया। इस वाले सेक्शन को पर्टिकुलरली जन आरोग्य योजना बोलते हैं, जन आरोग्य योजना, ठीक है ना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। आयुष्मान भारत के तहत जन आरोग्य योजना ये है जो 5 लाख वाली बात कर रहा हूँ ना मैं, ये वाला कंपोनेंट। वो दूसरा कंपोनेंट तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख ही चुके हैं, समझ में गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके पहले एक स्कीम चलती थी, समझ में गया, जिसको बोलते थे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। अब इसको मर्ज कर दिया गया इसके साथ, समझ में गया। उसमें क्या होता था, उसमें 500 से 600 रुपए का प्रीमियम लगता था, है ना, इतना प्रीमियम लगता था। और वो सर्विस कितने की देता था, लगभग वो जो इंश्योरेंस देता था वो कितना देता था, लगभग 30,000 का, है ना, इंश्योरेंस लगभग 30,000 का देता था। बाद में इसको इंक्रीज कर दिया गया था, तो ये इंश्योरेंस देख रहा था लगभग 1 लाख, ठीक है, 1 लाख के आसपास की दे रहा था। बट प्रधानमंत्री, अब क्या बता रहा हूँ, ये मर्ज कर दिया गया है, सब बंद कर दिया गया है। अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके तहत कितना दिया जा रहा है, इंश्योरेंस कवर कितना है, 1 लाख नहीं है, ये 5 लाख कर दिया गया। तो अब ये याद रखो कि 5 लाख है, समझा क्या, ठीक। अब मैं आपको बता दूं, ये पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ सर्विस है, समझ में गया ना, सबसे बड़ी इंश्योरेंस स्कीम है ये पूरे वर्ल्ड की, समझ में गया। इतना कवरेज कहीं पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंट्री नहीं देती है, ये बात भी थोड़ा सा याद रखना, समझ में क्या। तो भाई ये थोड़ा सा याद रखो कि हाँ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ये सब चीज़ें बोला गया है, ठीक है ना। अब इसका कुछ, इसकी कमियां क्या हैं, तो कुछ क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। पहला, नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या बोलता है, देखो, नेशनल हेल्थ पॉलिसी एम करता है कितना % स्पेंड करने का, एम्स टू इंक्रीज स्पेंडिंग, कितनी इंक्रीज करने को बोल रहा है, 2.5% ऑफ जीडीपी। ये कब तक करना है, बाई 2025, इसकी बात कर रहा है। एक्चुअली में नाउ कितना, अभी एट प्रेजेंट कितना खर्च होता है, ये मैंने आपको बताया था कि भाई 1.4 से लेकर के 1.5 तक आप लिख सकते हो एग्जाम में, तो 1.5% ऑफ जीडीपी, ठीक है ना। 1.3 से 1.5 ये वेरी करता रहता है, तो देख लेना आप, ठीक है ना। एग्जाम में मैं जैसे याद करता हूँ, मेरे को याद है एग्जैक्ट, मैं कुछ भी हो तो 1.5% ऑफ जीडीपी याद कर ले, सो मैं तो वही लिखता हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना। लेकिन अब देखो, देखो एक्चुअल स्पेंडिंग तो सरकार की बढ़ रही है ना, एक्चुअल स्पेंडिंग अगर हम देखें तो वो तो बढ़ी है, लेकिन अगर हम परसेंटेज वाइज की बात करें ना, परसेंटेज वाइज, तो ये स्पेंडिंग क्या है, बहुत कम है इंडिया में, स्पेंडिंग इज डिक्री, मतलब लोअर इन इंडिया, इंडिया में बहुत कम है ये स्पेंडिंग, समझ में क्या। यूएस और यूके बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं, है ना, बाकी वो कंट्री बहुत ज़्यादा स्पेंड करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट इस पूरी स्कीम का ही क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ठीक है। बजट एलोकेशन बहुत कम रहता है, बजट एलोकेशन पिछले कुछ सालों में कम देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। और जहाँ पर एक्चुअल नीड कितनी है, एक्चुअल नीड बढ़ते जा रही है, समझ में गया, एक्चुअल नीड तो बढ़ते जा रही है, वो इंक्रीज हो रही है, समझ में गया। बट इस स्कीम के तहत देखें तो एक्चुअल नीड बहुत ज़्यादा की है, लेकिन इस स्कीम में जितना पैसा बोला गया है कि खर्च करेंगे आयुष्मान भारत स्कीम के लिए, वो बहुत कम है, समझ में गया। अब आपको दिमाग लगाओ, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ थोड़ा सा एनालाइज करते हैं इसको, ठीक। अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है देखो, ये 50 करोड़ पॉपुलेशन को कवर करने की बात करता है ना, टू बी कवर्ड, ठीक है, ठीक। अब इसमें से आउट ऑफ 50 करोड़ में से, है ना, आउट ऑफ 50 करोड़ सिर्फ 20% लोग ही जो होते हैं इस फैसिलिटी को अवेल कर पाएंगे, समझ में क्या, आंकड़े यही बताते हैं, ठीक है। ओनली 20% ऑफ पॉपुलेशन आर अवेलिंग दीज फैसिलिटीज, है ना। हम ये मान के चल रहे हैं, देखो समझो,
पूरे के पूरे तो अवेल नहीं कर सकते, है ना, हम सरकार भी यही मान के चलती है, चलो हम भी मान के चलते हैं, चलो 20% लोग ही अवेल कर पाएंगे, है ना, 20% लोग अवेल कर पाएंगे, ठीक है ना। अब एक का कॉस्ट अगर मान ले कि भाई एक का कॉस्ट अगर निकाल ले, इसमें कॉस्ट एक व्यक्ति का, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ 50 करोड़ है, जिसमें से सिर्फ 20 करोड़ ही फैसिलिटी मान के चल रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि भाई आधे लोग भी इस फैसिलिटी को अवेल नहीं कर पा रहे, तो हम मान के चलते हैं एक आइडियल कंडीशन कि 20% लोग इस फैसिलिटी को अवेल कर पाएंगे, समझेगा। अब 20% अवेल कर रहे हैं, अब एक व्यक्ति का हमको पता है कि ऑन एन एवरेज भाई मान लो X रुपए लग रहा है, हमने निकाला 20% लोगों में कितना पैसा निकलेगा, तो ये लगभग कॉस्ट टोटल कितनी एक्सपेंड हो रही है, टोटल कितने लग रही है, ये सिर्फ 20% का बता रहा हूँ, सरकार ने तो पूरे के लिए बात कर रही है, हम तो ये सिर्फ ये मान के चल रहे हैं कि 20% लोग भी अगर अवेल करेंगे ना, तो लगभग खर्चा हो रहा है 1 लाख करोड़ का, 1 लाख करोड़, इतना खर्च मान के चल रहा है, जब सिर्फ 20% लोग अवेल करेंगे इस सर्विस को। और सरकार ने पूरा 50 करोड़ लोगों के लिए कितना बजट एलोकेट किया है पता है आपको, बजट एलोकेशन कितना है, बजट एलोकेशन है सिर्फ 2000 करोड़ रुपए, ठीक है ना, 2000 करोड़ रुपए ये सरकार ने बजट एलोकेशन किया है। और आंकड़े क्या बताते हैं, ये तो पूरे 50 करोड़ लोगों के लिए बात कर रही है सरकार, समझा क्या, क्लियर है ना। और वहीं पर हम अगर आंकड़े निकालें तो भाई हम मान के चलते हैं 20% लोग भी अगर इस फैसिलिटी को अवेल करेंगे तो भाई 1 लाख करोड़ की जरूरत है, तो देख रहे हो गैप, ह्यूज गैप, समझा क्या, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ से क्या मैथ्स लगाया, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्या इसमें इशूज है, नेक्स्ट इशू समझो, नेक्स्ट क्या इशू बोलता है, ये तो काहे के लिए था इंश्योरेंस वाला, सेकेंडरी और टर्सरी के लिए, प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए क्या बोला था, लगभग 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे कि नहीं, इसकी बात करता है ना, कि भाई इसको खोलने के लिए बात कर रहे हैं, इसके लिए सरकार ने कितना एलोकेट किया, देखो इसके लिए एलोकेशन जो है ना वो लगभग 1200 करोड़ की है, ठीक। इस हिसाब से अगर हम देखें तो वन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को कितना पैसा एलोकेट होगा, वो लगभग होगा 80,000 रुपये, 80,000 रुपये, ठीक है ना। तो भाई आपको लगता है 80,000 में गाड़ी नहीं आती, ठीक है ना, ये तो पूरा एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए एलोकेशन की बात कर रहे हैं, तो ये भी देखो बहुत कम है कि नहीं है, ये तो बहुत कम है, एक है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मतलब एक डिस्पेंसरी खोलने की बात कर रहे हो आप, लगभग 80,000 में वहाँ पर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आएगा, है ना, वो कहो वो रूम रेंट उतना होगा वहाँ का, है ना, हॉस्पिटल का रेंट ही इतना ज़्यादा हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, 2-2 लाख 3-3 लाख तो उसका रेंट होता है, तो ये 80,000 रुपये एलोकेट करने की बात करते हैं, समझा क्या। तो भाई यहाँ पर भी देखो कितना गैप देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये जब एनालाइज करते हैं तो हम अलग चीज़ मिलता है, आप देख लेना क्वेश्चन किस तरीके का पूछा है, क्रिटिकली एग्जामिन बोल रहा है, एनालाइज करने को बोल रहा है, तो ये सब कमियां हम ढूंढते हैं, समझेगा। खैर नेक्स्ट क्रिटिसिज्म क्या देख रहे हैं, अब ये स्कीम काहे से रिलेटेड है, स्कीम जो बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात कर रहे हैं, काहे पर ये लिमिट हो गई है, ये कन्फाइंड है काहे पर, कन्फाइंड टू सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर, समझ में क्या। नेक्स्ट पॉइंट, सिर्फ इन पेशेंट को कवर करता है, इन पेशेंट तो कवर है, आउट पेशेंट एक्सपेंडिचर नहीं कवर करता, है ना, इसको नहीं कवर करता, आउट पेशेंट मतलब समझ गया ना, क्या जो बाहर से हम इलाज करवाते हैं, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इशू ये है कि भाई इसके कारण होगा क्या, इसके कारण और इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अब कैसे बढ़ेगा समझो, इनबिल्ट इन्फ्लेशन, ये एक अलग इशू इमर्ज हो रहा है इंडिया में, क्या है देखो, हेल्थ केयर की डिमांड क्या है, हेल्थ केयर की डिमांड कैसी है इंडिया में, डिमांड तो बढ़ रही है, हेल्थ केयर की फैसिलिटी कैसी है, हेल्थ केयर की फैसिलिटी पुअर है, ठीक है ना, जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रही है उस हिसाब से हेल्थ केयर सर्विस कम मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है, तो डिमांड तो कम है, सप्लाई, डिमांड बहुत ज़्यादा, सप्लाई कम है, हेल्थ केयर सप्लाई कितनी है, ये कम है, तो भाई इन चीज़ों के कारण क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा कि नहीं, हाँ प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, दाम बढ़ने को ही तो इन्फ्लेशन बोलते हैं, है ना, मुद्रास्फीति होगी, हाँ होगी, समझ में क्या, हाँ तो भाई ये एक इशू है, ठीक, क्लियर है।
चलो, तो यहाँ पर आयुष्मान भारत का हमने फीचर्स देख लिया। तो याद रखना, आयुष्मान भारत स्कीम 2 कंपोनेंट है इसके, एक है तो प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए, एक होता है सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर के लिए। यहाँ पर इंश्योरेंस की बात करता है, यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की बात करता है, समझ में क्या? यहाँ पर पैसा खर्च करने की बात कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पर 1.5 लाख वाला एंगल याद रख लेना, 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को बनाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर फैमिली को 5 लाख देने की बात कर रहे हैं, है ना, 10 करोड़ फैमिली को कवर करने का टारगेट। ये डाटा याद रखो, बस खत्म, समझा क्या? क्लियर है? तो यहाँ पर आयुष्मान भारत का हमने देख लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर में ओवरऑल कभी भी कुछ आए तो ये कुछ मिसलेनियस देख लेते हैं। जितना अभी पढ़ लिया पॉलिसी में आयुष्मान भारत में, ये तो एक तरफ लिखोगे ही लिखोगे। अब ओवरऑल देख लेते हैं कि और जो भी छोटा मोटा पॉइंट्स है वो सबको कंपाइल कर लेते हैं। कभी भी हेल्थ केयर का रिफॉर्म्स आए तो ये सारे पॉइंट आप वहाँ पर मेंशन कर दें, है ना। हेल्थ केयर में जो जो सॉल्यूशंस की अभी ज़रूरत है उन सबको हम एक तरफ कंपाइल करके देख लेते हैं। सबसे पहला भाई कंपटीशन कराओ आप, है ना। कंपटीशन कराओ किसके बीच में? कंपटीशन बिटवीन हेल्थ सेंटर्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब बड़े बड़े हेल्थ सेंटर होंगे, प्राइवेट हेल्थ सेंटर होंगे जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा है, हम उसको कुछ पैरामीटर्स पे रैंक दें और उनको हम क्या करें भाई, कंपटीशन करवाएं और लिस्ट निकालें, जैसे हम यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग निकालते हैं। अगर इनकी ये सब करें तो भाई हर प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा नीचे आने की कोशिश करेगा, अपना रेट कम करने की कोशिश करेगा ताकि उसकी रैंकिंग हो। क्योंकि जब रैंकिंग होती है, गवर्नमेंट ऐसा करती है तो सबको लगता है कि रैंकिंग में ऊपर आना है, ऊपर नहीं आएंगे तो भाई हम पीछे रह जाएंगे, और वो कोई भी प्राइवेट सेक्टर नहीं चाहेगी। इसके लिए एक सरकार काम भी कर रही है, याद रखना, जिसको बोलते हैं कायाकल्प स्कीम, कायाकल्प स्कीम, ठीक। तो कायाकल्प स्कीम यही है, कंपटीशन बिटवीन हेल्थ केयर सेक्टर्स के लिए, समझ गया। नेक्स्ट क्या है, इंप्रूव करना है आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, इंप्रूव करो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। ये ओवरऑल सब में है, सब के लिए बता रहा हूँ, पूरे हेल्थ सेक्टर में क्या क्या सॉल्यूशन करने चाहिए, ओवरऑल ये सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो इसमें जैसे एम्बुलेंस, फिर ड्रग डिलीवरी, ये सब इसमें आ जाएगा। टाइमली ड्रग डिलीवरी हो, है ना, टाइमली एम्बुलेंस इधर उधर से जाए, ये सारी फैसिलिटी इंश्योर करना, ये है, ठीक है। थर्ड क्या बोल रहा है, जो आशा वर्कर्स रहती हैं, है ना, उनको एम्पावर करो। याद करो, मैंने आपको वोकेशनल एजुकेशन में बताया था, उनके लिए कुछ कोर्सेज वगैरह करवा रही है सरकार, ताकि आशा वर्कर जो होती हैं वो ट्रेनिंग मिले उनको। तो ये जो प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वुमेन और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनकी देखभाल के लिए इनको प्रॉपर सब कुछ ट्रेनिंग रहे तो ये अच्छे से कर पाएंगी। तो वही बोल लो, एम्पावरिंग आशा वर्कर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ट्रेनिंग दो, किसको? ट्रेनिंग टू प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, समझा क्या, ठीक है ना। इनको पैसा देने की ज़रूरत है, बहुत सारा इन पे खर्च करने की ज़रूरत है, ये बता ही दिया मैंने आपको। नीड्स टू बी, जिसके लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 1.5 लाख के लिए पैसा खर्च करने के लिए बात बोल ही रहा है, नीड्स टू बी इंसेंटिवाइज्ड, ठीक। नेक्स्ट क्या है, एक मॉडल जरूर लिखना, ये बड़ा फेमस है, जिसको नागौर मॉडल बोलते हैं। नागौर डिस्ट्रिक्ट है जो राजस्थान में, ठीक है ना, नागौर मॉडल, इसको प्रमोट करने की बात करते हैं, प्रमोट इट। अब इसमें क्या है, क्या क्यों प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, ये जो नागौर डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ ने इसने क्या किया है, इसने देखो एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी का इशू तो हर जगह रहता है, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बहुत सारे जेनेरिक ड्रग्स को ही प्रमोट किया। सारे डॉक्टर्स को बोला कि आप जेनेरिक ड्रग ही प्रिस्क्राइब करो, और वहाँ पे सारे दुकानदारों से भी अपील की कि भाई जितना हो सके आप जेनेरिक ड्रग वगैरह करो। तो वॉलंटरली सब क्या करते हैं, जेनेरिक ड्रग को ही प्रमोट करते हैं वहाँ, समझा क्या। तो ये बहुत अच्छा है, जेनेरिक ड्रग सस्ती होती है, लोगों को कम पैसे में अच्छी ड्रग्स मिल जाते हैं, इसलिए क्या होता है, एफिशिएंसी वही रहती है, समझा कि जो एक ब्रांडेड ड्रग है और जेनरिक ड्रग में एफिशिएंसी का कोई भी फर्क नहीं होता, बस प्राइस का फर्क होता है, समझेगा, इफेक्टिव उतनी ही रहेगी। तो क्या मतलब इतना पैसा देने से, तो ये मॉडल काफ़ी सक्सेस रहा है नागौर में, समझा। यहाँ पर प्रमोट क्या किया गया है, जेनेरिक मेडिसिन को, समझा क्या। यहीं से इंस्पायर होकर के सरकार ने क्या किया है, जो जन औषधि केंद्र सरकार खोल रही है ना जगह जगह पर, समझा क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, लॉन्च्ड
जहाँ पर जेनरिक ड्रग्स वगैरह सरकार सस्ते में बेचती है बहुत, जन औषधि केंद्र है ना, ये बहुत जगह बहुत हॉस्पिटल्स में खोले जा रहे हैं, इवन एम्स में भी है ये जन औषधि केंद्र। समझ में, बहुत सस्ते में आपको दवाई वगैरह यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है ना, जेनरिक ड्रग्स बहुत नॉमिनल चार्जेस, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट क्या सॉल्यूशन देख लें, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, मतलब जो हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, वो सब वहाँ पे नहीं है, उनको बढ़ा दो। समझ में क्या। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अब बताओ, हेल्थ एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है ना, दोनों की जिम्मेदारी बनती है इस पर, है ना, और ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल होता है इस पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब स्पेंडिंग की बात आती है तो क्लियर कट नहीं है अभी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना खर्च करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कितना करेगी, ये दिक्कत बनी रहती है। तो हम क्या करें, क्लैरिफाई कर दो आप, क्लैरिफाई स्पेंडिंग शेयर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, ताकि कल को कोई भी गड़बड़ ना हो कि भाई मैं इतना पैसा देने वाला हूं, आप इतना पैसा दे लो, सब कुछ क्लियर कट पता रहेगा तो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। समझ में गया ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉस्पिटल इवन होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल जो बटे हुए हैं ना, फैलाव होना चाहिए उसका, एक ही जगह कंसंट्रेटेड नहीं होने चाहिए, सब जगह फैले होने चाहिए, सब जगह बराबर रूप से, मतलब रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में भी फैले होने चाहिए, रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में। रिमोट एरिया समझते हो ना, जो दूर दराज के क्षेत्र होते हैं जहाँ पर कुछ भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होते, जैसे देहात वगैरह, तो उन सबको क्या बोलते हैं, रिमोट एरियाज, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी ये फैले हो, डिस्पर्स्ड हो, है ना, डिस्पर्स्ड हो, कंसंट्रेटेड ना हो, कंसंट्रेटेड ना हो, कंसंट्रेटेड होने ये कहाँ होता है, अर्बन में, लेकिन रूरल एरियाज में दूर दूर रहेंगे, फैले रहेंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये क्या बोलता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट करो, इवनली डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाने की जरूरत है, ये तो देख ही लिया था, डॉक्टर बढ़ाना है, नर्स का रेशियो बढ़ाना है, फिर जो फार्मासिस्ट होते हैं उनकी बढ़ाना, लैब टेक्नीशियंस, लैब असिस्टेंट, इन सब की जो भी जरूरत है उसको बढ़ावा देने की बात। लास्ट में फाइनली एवरग्रीन आपका पॉइंट, स्पेंडिंग को बढ़ाओ, स्पेंडिंग को बढ़ाओ कितना, 2.5% ऑफ जीडीपी, इतना स्पेंडिंग करना है। समझ में गया। और स्टेट का जो बजट होता है ना, ये तो जीडीपी का बोल रहा है, तो ये बोलता है स्टेट का जो बजट है उसको 8% होना चाहिए, एंड 8% ऑफ स्टेट बजट। तो स्टेट का जो बजट है उसमें कितना होना चाहिए, 8% होना चाहिए, और जीडीपी में कितना होना चाहिए, 2.5%। ये जीडीपी के कंटेक्स्ट में 2.5% बोल रहा है, और 8% किसके कंटेक्स्ट में बोल रहा है, बजट के कंटेक्स्ट में। यही लिखा था, नेशनल हेल्थ पॉलिसी भी इसी चीज़ की जिक्र करती है। तो थोड़ा सा याद रखना, यहाँ से हम ओवरऑल हेल्थ में क्या कमियाँ थी, क्या स्कीम थी, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए, और आगे क्या स्टेप लेना चाहिए, ये सब हमने देख लिया। समझ में। तो यहाँ पर ये वाला जो हेल्थ का ये वाला जो सेक्शन था वो हमारा कंप्लीट होता है।